वेलकम टू अनसॉल्व मिस्ट्रीज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम और आप मिलकर बात करने जा रहे हैं साल 2017 में आई क्रूसिया टफलैंड के बारे में बात करेंगे। ये एक फिनिश साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी है जिसे डायरेक्ट किया था रोब ऑलवेज ने। तो अब बिना और टाइम वेस्ट किए चलते हैं सीधा वीडियो के तरफ। सो ऑल राइट, मूवी की स्टार्टिंग एक बहुत ही इंटेंस एंड टिपिकल सीन को दिखाकर होती है, जिसमें हम सभी ही मूवी की शुरुआत में यूरोप के शहर फिनलैंड में रहने वाली एक एरिना नाम की हाई स्कूल में पढ़ने वाली 17 से 18 साल की लड़की को देख पाते हैं, जो कि दिखने में काफी अनसेटलिंग एंड काइंड ऑफ उदास दिख रही थी। बिकॉज बेसिकली इसका पीछे का रीजन कुछ ऐसा था कि आज से तकरीबन 6-7 महीने पहले मिस्टर जकवास्की एंड मिसेस मारिया का ऑब्वियसली एरिना के माता पिता थे कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस के दिक्कतों के चलते, जो कि मिस्टर जकवास के अपने घर के बेसिक खर्चों को स्पेशली एरिना एंड सारा की नीड्स को बिल्कुल भी पूरा नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि रिसेंटली उनकी जॉब चली गई थी, जो कि एकमात्र इस फैमिली का रेलेवेंटली सोर्स था। मेंटली प्रेशर एंड टेंशन में आकर समहाउ जकवास के उसको हैंडल नहीं कर पाए थे। अनफॉर्चुनेटली अपनी फैमिली को बिना कुछ बताए पीठ पीछे सुसाइड कर लेते हैं। तो अब अपने डैड जकवास्की के वैसे मरने के बाद एरिन वो अपने आप को मेंटली एंड फिजिकली उस टफ फेस से अंदर से अपने आप को संभालने की कोशिश करती। तो एरिना की मम सारा वो अपने पति की मौत से इतना ज्यादा डिप्रेशन एंड काइंड ऑफ नेक्स्ट लेवल की एंजाइटी में चली गई थी कि वो अपनी बेटी एरिना की परवाह किए बिना ही जकवास्की के मरने के 1 महीने के अंदर अंदर ही टेरेबल वे में टेंशन में आकर मिस सारा भी अनफॉर्चुनेटली सुसाइड करके मर गई थी। सो समहाउ अब अपनी फैमिली को ऐसे खोने के बाद एरिना स्टिल हाई स्कूल की टीनेज स्टूडेंट थी, जिसके लिए इस चीज से गुजरना बहुत ही ज्यादा टफ हो रहा था। वो अपने घर को छोड़ अपनी आंट टेरी के वहाँ सोचते हुए कि वो इस ट्रेजिक इंसिडेंट के बाद अपनी लाइफ को एक नया फ्रेश स्टार्ट दे पाएगी, उनके वहाँ पे शिफ्ट कर लेती है। लेकिन शिफ्ट करने के हफ्ते भर के अंदर ही एरिना की काइंड ऑफ बुरी किस्मत यहाँ पर भी पीछा नहीं छोड़ती। एरिना जहाँ पर वो पार्ट टाइम जॉब किया करती थी ताकि ये खुद के अपने डेली के खर्चे निकाल सके एंड ऑफ कोर्स अपनी स्कूल की फीस भी भर सके। अनफॉर्चुनेटली इसको इसके मैनेजर ने निकाल दिया होता है। और अब रही बात एरिना की स्कूल की पढ़ाई की, तो इसकी परफॉर्मेंस दिन प्रतिदिन स्कूल के अंदर बदतर से भी बदतर होती जा रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं अब इसके मॉम डैड की सुसाइड वाली बात, जो कि देखने में और सुनने में कोई छोटी मोटी बात बिल्कुल भी नहीं थी, वो अब इसको मेंटली एंड फिजिकली अंदर ही अंदर इफेक्ट करना शुरू कर रही थी, जिनसे अब ये चाहकर भी मूव ऑन नहीं कर पा रही थी। तो अब एरिना की लाइफ को इस तरीके से रिफ्लेक्ट होते हुए थे। आंट टेरी वो एरिना के साथ बैठ इसके मॉम डैड के पास्ट इंसिडेंट्स के बारे में अच्छे से बातचीत कर उनसे सॉर्ट ऑफ करने के लिए, ताकि ये डिप्रेशन के साथ साथ एंजाइटी से निकल सके। टाउन से बिल्कुल ही पास की तरफ ही मौजूद बेसिकली काउंटी साइड की ओर एरिना को तुरंत किसी टफलैंड गाँव में जाने के लिए कहती है, जो की रेलेवेंटली टेडी का होमलैंड था, ताकि ये शहर के इस डिप्रेसिंग माहौल से कुछ दिन दूर अकेले में स्पेशली अपने पेरेंट्स की ट्रेजेडी से गांव में नेचर के बीच रहकर अपनी लाइफ को फिर से दोबारा से रिफ्रेश करते हुए एक अच्छी जिंदगी जी सके। तो बस अब होना क्या था, एरिना वो टेडी की इन बातों को सुन अपनी इस फ्रस्ट्रेटिंग लाइफ को चेंज करने के लिए नेक्स्ट मॉर्निंग टफलैंड की तरफ निकल जाती है। और बस अब इधर से ही ये मूवी एक बहुत ही बड़े लफड़े की तरफ जाने वाली है। सो एनीवेज अब फाइनली टफलैंड में आते ही बेसिकली गांव के कुछ लोग, जो कि टेडी के खास रिलेटिव थे, आई मीन एरिन के आंट के रिलेटिव्स मिसेस जेनी और उनकी बेटी पैट्रिका, वो दोनों ही एरिन को अपने घर में आकर रेलेवेंटली रहने के लिए कहते हैं, क्योंकि समहाउ एरिन का खाने पीने का और गाँव में रहने का बंदोबस्त अपने रिलेटिव्स को कहकर आंट टेडी ने ही किया होता है। तो अब कहानी के सेकंड हाफ में गाँव में रहने वाले लोगों के बारे में सब कुछ इतना अच्छा देखने और सुनने के बाद दिक्कत कहाँ पर आती है, तो मेन दिक्कत और कहीं नहीं बल्कि इसे टफलैंड नाम के गांव में ही रहने वाले, जो कि लिटरली दिखने में काफी सुंदर गांव था, यहाँ रहने वाले लोगों में ही काइंड ऑफ असली दिक्कत होती है, क्योंकि ये लोग असल में जो दिखते थे या फिर दिखाने की कोशिश करते थे, दरअसल वैसे बिल्कुल भी नहीं थे। अब मैंने टफलैंड के बारे में ऐसा क्यों कहा, तो आइए इस बारे में देखकर अच्छे से पता करते हैं। तो अब सब लोगों से ऐसे मिलने के बाद और खाना वाना खाने के बाद सीन अब डायरेक्टली रात की तरफ ही फोकस करता है। एरिन वो बस सोने से पहले घर से बाहर आकर बस से ब्रश वगैरह ही कर रही थी, तो तभी ही उसी ही दौरान इसको ठीक अपने साइड में ही बने हुए एक बड़े से लकड़ी के घर के पीछे से, आई मीन बेसिकली घर के बैकयार्ड की ओर से किसी छोटे बच्चे के जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई देने को मिलती है। तो जिसे सुन एरिन वो तुरंत ही उस घर के पीछे जा इसे बारे में देखकर पता करने की कोशिश करती। तो घर के बैकयार्ड की तरफ आते ही ठीक इसको अपने आंखों के
सामने एक बहुत ही दिल दहला देने वाला सीन दिखाई देने को मिलता है कि बेसिकली गांव के ही रहने वाले कुछ 4-5 आदमी मिलकर जानवरों के साथ साथ इंसानों के छोटे छोटे बच्चों को, जो कि रिसेंटली ही पैदा हुए थे, सॉरी टू से गाइस, बट बहरे में से उन सभी ही बच्चों को बुरी तरीके से काट कर एक लकड़ी के बॉक्स के अंदर जमा कर ठीक पीछे ही बने हुए घने जंगल के अंदर लेकर जा रहे होते हैं। वे अब ये लोग बच्चों को ऐसे काट कर घने जंगल में ऐसे लेकर क्यों जा रहे थे, तो इस बारे में आप सभी को बहुत ही जल्द मूवी में आगे चलकर अच्छे से पता चल जाएगा। तो अब काइंड ऑफ इस अनसेटलिंग सीन को देखते हुए एरिन, जिसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये अचानक से इसने अपने सामने क्या देख लिया है, ये बड़े ही चालाकी से इन आदमियों के भनक पड़े, जैसे तैसे अपनी जान बचाकर डर कर इधर से भागकर अपने घर में जाकर सोने के लिए चले जाती हैं, जो कि फिलहाल की इस क्रीपी सिचुएशन को देखते हुए सबसे बेटर ऑप्शन था, क्योंकि ये नहीं तो इस गांव के कल्चर के बारे में और ना ही इस गांव में रहने वाले लोगों के बारे में अच्छे से कुछ जानती थी। तो अब सीन इससे क्रीपी इंसिडेंट से चेंज होकर डायरेक्ट नेक्स्ट मॉर्निंग फोकस करता है। एरिना ये मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट करते हुए ठीक अपने सामने ही बैठे जेनी और उनके रिलेटिव्स से, जिनके घर में ये रुकी हुई थी, लास्ट नाइट हुए उससे बच्चे वाले इंसिडेंट के बारे में, इन सभी से ही उससे मैटर के बारे में बातचीत करने की कोशिश करती है, जानने के लिए कि आखिर में इस गाँव में उन छोटे बच्चों को किस लिए और क्यों मारा जा रहा था, जिनको मारने के बाद उन बच्चों को एक लकड़ी के बॉक्स में ले जाकर कुछ लोग घने जंगल के अंदर लेकर जा रहे थे। सो समहाउ अब एरिन के इस बात को सुन ठीक सामने ही बैठे वो सभी ही लोग, जेनी और उसके रिलेटिव्स, वो तुरंत ही अपने खाने को छोड़कर एरिन को इस बात का जवाब देने की बजाय बहुत ही अजीबो तरीके से बिना कुछ बोले बस उसको घूरना शुरू कर देते हैं। तो अब इस अनएक्सपेक्टिंग चीज को देखते हुए एरिन, जो कि ऑब्वियसली ऐसा एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो सभी ही लोग इसकी पूछी हुई बात का जवाब देंगे, बट वो सभी ही लोग उल्टा उसको गुस्से में घूरने लग गए थे। तो इसे ही अकवर्ड चीज को देखते हुए एरिन वो अपने खाने को बीच में ही छोड़ अचानक से खड़ी होकर घर से बाहर चले जाती है। तो घर से बाहर आते ही ठीक इसको अपने सामने की तरफ पैट्रिका दिखाई देने को मिलती है। तो जिसे देख एरिन वो उसके पास जा पिछली रात हुए उससे ही बच्चे वाले इंसिडेंट के बारे में पैट्रिका से बातचीत करने की कोशिश करती है, सोचते हुए कि ये इसको डेफिनेटली इस बात का जवाब जरूर देगी। बट अनफॉर्चुनेटली पैट्रिका भी सेम बाकियों की तरह ही बिना कुछ बोले इस बात का जवाब दिए बिना गुस्से में इधर से चली जाती है। वेल अब वो ऐसा क्या रीजन था या फिर वो ऐसी क्या बात थी कि गांव के सभी ही लोग एरिन की इस बात को सुनते ही अजीबो तरीके से रिएक्ट कर उसको उसकी पूछी हुई बात का जवाब नहीं देते थे। तो आप सभी अभी के लिए बस इतना ही जान लीजिए कि जेनी और उसके रिलेटिव्स अगर एरिन को उसकी पूछी हुई बात का जवाब देते, आई मीन वो बच्चे वाले इंसिडेंट के बारे में बताते कि क्यों और किस लिए गांव के लोग छोटे बच्चों को बहरे में से मारकर जंगल के अंदर लेकर जाते थे, तो गांव की सभी ही लोगों की एक ही झटके में बैठे बैठे बड़े ही आराम से उनके मुंह से उनकी जीवान खींचकर काट ली जाती और साथ के साथ इन सभी ही लोगों के सर को भी बुरी तरीके से काट कर मारकर अलग कर दिए जाते, जो कि जीवान काटने वाला इंसान कोई आम आदमी नहीं बल्कि बड़ी ही खतरनाक सी जंगल के बीचों बीच रहने वाली एक अंधी विच होती है। आई मीन सिंपल भाषा में कहे तो खतरनाक से दिखने वाली डायन, जो कि वो बच्चों और जानवरों को खाकर रेलेवेंटली जिंदा रहती थी। क्योंकि बात यहाँ पर बड़ी सिंपल थी कि अगर गांव वाले लोग उसको खाना नहीं देते तो वो चुड़ैल जंगल से बाहर निकल गांव में आकर सभी ही लोगों को मार देती। बट अब इंटरेस्टिंग बात ये थी कि एरिन वो इस चुड़ैल वाली बात से स्टिल अभी भी अनजान थी। तो बस अब होना क्या था, एरिन वो जेनी और उसके रिलेटिव्स को बिना कुछ बताए उसे ही जंगल के अंदर चली जाती है। तो अब फाइनली इस मूवी के एंडिंग में एरिन वो घने जंगल में आकर बस उससे बच्चे वाले इंसिडेंट के बारे में देखकर पता करने की कोशिश करती, तो तभी ही इसकी नजर ठीक सामने ही खड़ी बेसिकली ऊपर से लेकर नीचे तक काले कपड़े पहने हुए एक बुरी तरीके से जले हुए चेहरे वाली गलती से एक औरत के ऊपर चली जाती है, जो कि ये औरत न होकर वही खतरनाक से दिखने वाली, जैसा कि मैंने आप सभी को कुछ देर पहले बताया था, डायन होती है। बट एरिन वो उस बात से बिल्कुल ही अनजान थी कि ये औरत ना होकर डायन थी। ये बिना कुछ सोचे समझे उस औरत के पास जा उससे ही बच्चे वाले इंसिडेंट के बारे में इससे बातचीत करने की कोशिश करती, तो तभी ही उससे पहले वो काले कपड़े पहने हुई औरत वो एकदम से एरिन के पास जा उसके मुंह में हाथ डाल इसके जीवान को खींचकर बाहर निकाल कैंची की मदद से काट कर अलग कर देती है और सीधे इसके सर को बालों सहित खींचकर बॉडी से बुरी तरीके से खींचकर अलग कर पास में ही बने हुए एक कीचड़ के गड्ढे के अंदर इसके सर को उसमें फेंक देती है। और बस इसे ही शॉकिंग एंडिंग के साथ हमारी ये मूवी ठीक इधर ही एंड हो जाती है। वेल अगर आप इस मूवी को स्टिल पर्सनली देखने में बिलीव करते हैं तो आप सभी को ये मूवी
यूट्यूब पे सर्च करने पे मिल जाए तो ठीक है, वरना आप सभी मुझे इंस्टा पे मूवी के लिंक के लिए मैसेज कर सकते हैं, जिधर मैं आप सभी को इस मूवी का डायरेक्ट लिंक दे दूंगा। बाकी अब रही बात कि ये मूवी हिंदी में डब है कि नहीं, तो वेल एट द प्रेजेंट मोमेंट जहाँ तक मुझे पता है वहाँ तक ये मूवी हिंदी में डब नहीं है, बट स्टिल इसकी स्टोरी और कॉन्सेप्ट इजी टू अंडरस्टैंड है, जिसको आपको देखकर बिना किसी परेशानी के आप सभी को बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी। बाकी अगर मुझसे इस मूवी के एक्सप्लेनेशन को लेकर कोई गलती हो गई हो जिसको मैं कवर करना या फिर बताना भूल गया हूँ, तो प्लीज मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो वेल दोस्तों, यही थी कुर्सिया टफलैंड मूवी की एक्सप्लेनेशन एंड आई होप आप सभी को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि मैं अपने आने वाली वीडियो में ऐसे ही और मूवीज की एक्सप्लेनेशन लेकर आता रहूंगा। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।